दोस्तों, एक महिला दरोगा को जब वो होश आता है तब वो उठ करके बैठ जाती है और फिर वो अपनी आंखों को मसलने लगती है। और उसके बाद जब उसकी नज़र अपने बदन पर पड़ती है तब वो एकदम से चौंक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है और वो एकदम से घबरा जाती है। तब वो सामने जब नज़र डालती है तो वो देखती है कि सामने एक टीवी रखी हुई है और उसमें वीडियो चल रही है। लेकिन वो वीडियो देख करके उस जो महिला दरोगा के होते हैं होश खराब हो जाते हैं, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, उसकी सांस ऊपर अटक जाती है। दोस्तों, वो वीडियो किसी और की नहीं होती है, वो वीडियो उसी महिला दरोगा की होती है। जो महिला दरोगा एक व्यक्ति जो होता है वो उसके साथ महिला दरोगा के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, वो व्यक्ति भी बिल्कुल नंगिन होता है और जो महिला दरोगा होती है वो भी बिल्कुल नंगिन होती है। उसे देख करके उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, उसकी सांसें अटक जाती हैं। तभी तक वो देखती है कि एक व्यक्ति उसी कमरे में प्रवेश होता है। इधर तो वो खुद नंगी बैठी हुई थी, तभी एक व्यक्ति उसके कमरे में प्रवेश होता है। उसे देख करके वो महिला दरोगा एकदम से डर जाती है और एक जो वहाँ कपड़े पड़े होते हैं, चादर वगैरह होती है, उसे अपने तन से लपेट लेती है। फिर उस व्यक्ति से कहती है कि ये हमारी वीडियो कैसे बन गई और फिर इस टीवी में हमारी वीडियो कैसे चल रही है। तब वो व्यक्ति जो बात बताता है और उस महिला के साथ जो हुआ था उसके बारे में उस महिला ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उस व्यक्ति ने उस महिला दरोगा की वीडियो कैसे बनाई थी, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना इसी उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है लखनऊ। लखनऊ के एक थाने में एक जो महिला दरोगा होती है जिसका नाम सुनीता होता है। सुनीता उस थाने में तैनात होती है, 2 स्टार होते हैं उसके दरोगा के पद पर नियुक्त होती है। बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती है, देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, कोई चिंता नहीं थी और आराम से अपनी ड्यूटी कर रही थी। उसी थाने का जो इंचार्ज होता है, एसओ होता है, उसका नाम कुशल होता है, वो उसी थाने का एसओ होता है। उसी के अंडर में जो सुनीता दरोगा होती है वो काम करती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि एक जगह पर किसी बात को लेकर के कई पुलिस वालों के लिए जो वहाँ के एसएसपी होते हैं लखनऊ के, वो उन्हें सस्पेंड कर देते हैं। एक जगह पर ऐसी ही दंगा हो गया था। उस दंगा की जब विवेचना की जाती है, विवेचना में कुछ पुलिस वाले दोषी पाए जाते हैं, तो दोषी पाए जाने में वहाँ के एसएसपी सबको सस्पेंड कर देते हैं और उन्हीं में एक जो महिला दरोगा होती है जिसका नाम सुनीता होता है, ये भी शामिल होती है। इसे भी लाइन हाजिर कर दिया जाता है। इधर जब लाइन हाजिर हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, सोचने लगती है कि मैंने कुछ किया भी नहीं है और मेरे साथ ये घटना घट गई। उसे ये डर सता रहा था कि बड़ी मुश्किल से मेहनत से हमको ये महिला मतलब दरोगा की, उसे ये डर सता रहा था कि बड़ी मुश्किल से हमको ये वर्दी मिली है, ये नौकरी मिली है और ऊपर से हमें लाइन हाजिर कर दिया, हमारा कोई दोष नहीं है। इसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी इसके लपेटे में आ जाएं और फिर हमारी नौकरी चली जाए। ये विचार करके वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वहाँ का जो एसओ होता है जिसका नाम कुशल होता है, वो कुशल 2 जनवरी 2016 के लिए फ़ोन करता है। साथियों, ये घटना काफ़ी पुरानी है और मैं आपको ये रियल घटना, आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि 2 जनवरी 2016 को वहाँ का जो एसओ कुशल होता है वो फ़ोन करता है और कहता है कि सुनीता मैडम, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रह रही हैं, ये बात मुझे पता है, लेकिन आप चिंता मत करो, आप मेरे रूम पर आ जाओ। इस समय मैं रूम पर हूँ। शाम के लगभग 8 बज रहे थे और वो भी अपने रूम पर थी सुनीता, क्योंकि उसका पति जो था वो अपने गांव में रहा करता था और जो सुनीता थी वो पुलिस में भर्ती थी, इसलिए वो अपने वहीं सरकारी जो आवास मिला होता है दरोगाओं के लिए और पुलिस वालों के लिए, वो वहाँ रहती थी। अब रात्रि के 8 बज रहे थे। सुनीता एकदम से चौंक जाती है क्योंकि वो एसओ होता है, एसओ फोन करे और फिर छोटा कर्मचारी ना जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें अपने अधिकारी की बात माननी पड़ती है। जब उनके अंडर में काम करोगे, पुलिस में नौकरी करोगे, तो फिर एसओ की तो बात माननी पड़ेगी, क्योंकि एसओ पूरे थाने का चार्ज संभालता है। अब सुनीता कहती सर इस समय आना है, वो कहता है बिल्कुल इसी समय आना है।
अब सुनीता जो होती है सादा कपड़ों में होती है, वर्दी पहने नहीं होती है। कुछ ही देरी में वो उसी ऐसो कुशल के रूम पर पहुंच जाती है और वो जाकर के कुंडी खटखटाती है। अंदर बैठा हुआ वो इंतजार ही कर रहा था ऐसो कुशल, वो भी सादा कपड़ों में होता है। तब वो आवाज लगाता है कि किवाड़ खुली है, आप अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। तुरंत वो सुनीता होती है अंदर प्रवेश कर जाती है और उसी रूम में पहुंच जाती है। तब वो कहता है कि आइए बैठ जाइए। वही सोफा पड़ा होता है जिस पर वो खुद बैठा हुआ था, उसी के बराबर में, अपने बराबर में सुनीता को बिठा लेता है, क्योंकि सुनीता देखने में बहुत खूबसूरत थी। गठीला बदन था, सुंदर बदन था उसका। उसे अगर कोई देख लेता था गौर से, नजदीकी से, तो उसका मन उसे देखने से भरता नहीं था। इतनी खूबसूरत होती है और इतना हुस्न उस महिला दरोगा के ऊपर होता है। फिर वो बातें करता है, कहता है कि सुनीता तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हो। मैंने पता लगा लिया है कि तुम बहुत ज़्यादा चिंता कर रही हो, कहीं तुम्हारी नौकरी ना चली जाए, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैंने ऊपर अधिकारियों से बात कर ली है और ये तुम्हारी सिफारिश भी करवाई है कि तुम बेकसूर हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन तुमको उस दोष की सजा मिल रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो। वो कहती है कि सर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और आपका बड़ा एहसान होगा जो आप मेरे पर इतना उपकार कर देंगे, मेरी सिफारिश कर देंगे, क्योंकि वो ऐसो होता है। उसे नहीं पता था कि ये कोई गेम खेलने वाला है हमारे साथ। अब इधर तो वो दोनों लोग आपस में वार्तालाप करते हैं कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है, तुम कहाँ रहती हो। तब वो बताती है कि मेरा एक बच्चा है और मेरे एक पति हैं। मेरे पति गांव में रहते हैं, मेरा बच्चा भी उन्हीं के साथ रहता है, मेरे सास ससुर यानी पूरा परिवार है, बड़े आनंद से रहते हैं। फिर सुनीता भी उससे पूछती है, वो भी बताता है कि मैं भी अपने परिवार से भरा पड़ा हूँ, मेरा परिवार सभी गांव में रहता है, मैं यहाँ पर ड्यूटी करता हूँ। इस प्रकार की वार्तालाप हो ही रही थी, तभी तक वो ऐसो होता है एक दारू की बोतल पहले से अपने साथ लिए बैठा था, 2 गिलास थे, वहीं टेबल पर उसमें दारू गिराने लगता है। 2 पैक बनाता है। सुनीता कहती है सर मैं तो दारू नहीं पीऊंगी। तब वो कहता है कि टेंशन मत लो, मैं जानता हूं कि तुम टेंशन में हो और हर कोई इंसान है, अगर किसी की नौकरी पर बात आती है तो परेशान हो जाता है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब कुछ देख लूंगा, आप निश्चिंत रहो। तभी वो पैक उठा करके सुनीता को देता है। सुनीता कहती है कि सर आप पीजिए, मैं नहीं पीऊंगी, लेकिन वो जबरदस्ती करता है और फिर उसके सामने उसे उसकी बात माननी पड़ती है सुनीता के लिए, क्योंकि वो बड़ा अधिकारी होता है। तब वो एक पैक पी लेती है। अब जब पैक पी लेती है फिर वार्तालाप शुरू हो जाती है, हंसी मजाक का सिलसिला यूं ही बढ़ने लगता है। फिर वो दूसरा पैक बना देता है, थोड़ा सा नशा सुनीता को होता है, वो दूसरा भी पैक पी लेती है। इस प्रकार से वो पैक बनाते हुए आगे बढ़कर के जब आता है सुनीता की तरफ खिसकने लगता है, सुनीता से चिपक जाता है। फिर सुनीता इस दृश्य को देखती है तो वो बड़ा अजीब सा फील करती है, सोचने लगती है कि सर आप तो मेरे तरफ ज़्यादा बढ़ते चले आ रहे हैं, आपको ज़्यादा नशा तो नहीं हुआ है। नशा तो उसमें सुनीता को भी हो गया था। वो कहता है कि नहीं सुनीता तुम चिंता मत करो, आज सब कुछ सही हो जाएगा, तुम क्यों चिंता कर रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा पूरा सहयोग कर रहा हूं और तुम ऐसी बातें कर रही हो। लेकिन बात ये थी कि महिला अगर पति से ज़्यादा समय के लिए अगर दूर रहती है तो, और वो खूबसूरत होती है, अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती, तब उसका मन भी कुछ विचलित होने लगता है। इधर तो वो बहुत खूबसूरत होती है और उधर वो ऐसो भी जवान होता है। फिर वो एक दूसरे के नज़दीक जाते हैं तो उसके अंदर भी फीलिंग आने लगती है और फिर वो इस बात का विरोध भी नहीं कर पाती। 2 पैक पीने के बाद दोनों को नशा हो जाता है और वो जो ऐसो होता है वो तुरंत सुनीता को अपनी बाहों में भर लेता है। 1-2 बार तो वो अपने आप को छुटाने का प्रयास भी करती है, लेकिन उसके बाद वो भी नशे में मुग्ध हो जाती है और फिर उसी कमरे में वो पूरी रात जो होता है हट हट करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। पूरी रात शारीरिक संबंध बनाता है और फिर पता नहीं नाइट में कब वो वहां से हट जाता है ऐसो, जिसका नाम कुशल होता है। और जो महिला होती है दरोगा सुनीता, वो निर्वस्त्र होती है और वो जब सुबह को उठती है तो उठने के बाद वो अपने चेहरे को मलने लगती है, अपनी आंखों को मलने लगती है। तब उसका जो हाथ होता है उसका शरीर से लग जाता है और देखती है कि मेरे तन पर एक भी कपड़ा नहीं है। ये देख करके वो एकदम से चौंक जाती है, घबरा जाती है। और उसके बाद में इतना ही नहीं, उसके सामने एक टीवी रखी होती है, वो टीवी चल रही होती है। उस टीवी में
एक वीडियो चल रही होती है और उस वीडियो में कुछ और नहीं होता है, उसी महिला की वीडियो थी जो निर्वस्त्र बैठी हुई थी, सुनीता की वीडियो थी। और एक व्यक्ति जो होता है वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। वो व्यक्ति भी निर्वस्त्र होता है, सुनीता भी निर्वस्त्र होती है, दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब उस पर जब उसकी नज़र पड़ती है सुनीता की, दरोगा की, तो उसके होश खराब हो जाते हैं, होश खस्ता हो जाते हैं और उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसी वक्त वो ऐसा होता है, वो कमरे में प्रवेश करता है, उसको आता हुआ देख करके, क्योंकि वो खुद निर्वस्त्र बैठी हुई थी, तभी वहीं चादर पड़ी होती है, उसे खींच करके वो अपने तन से लपेट लेती है और कहती है, सर आपने ये क्या कर डाला, मैं तो आपके पास मदद के लिए आई थी और आपने मेरे साथ ये क्या किया है। और फिर सामने इस वीडियो में मेरी जो निर्वस्त्र वीडियो बनी हुई है, आपने वीडियो बना ली, मेरे साथ ये क्या किया है आपने, और फिर टीवी पर चला रहे हो। तब वो हंसने लगता है, कहता है कि सुनीता तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, ये तो वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि मुझे तुम्हारी कभी याद आया करेगी, तो मैं इस वीडियो को देख लिया करूँगा, बस तुम निश्चिंत रहो, मैं इसे डिलीट कर दूंगा, आप घबराओ ना। लेकिन सुनीता बहुत ज़्यादा डर जाती है, परेशान हो जाती है और फिर कहती है कि सर आपने बहुत गलत किया है मेरे साथ, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। तब वो कहता है कि मैंने किया तो इसलिए था कि तुम दूर ना जाओ मुझसे, और तुम बहुत अच्छी लगती हो मुझे, और फिर मैं तुम्हारी नौकरी वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बड़े अधिकारियों से मैंने बात की है। ये कह करके सुनीता वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकती, वहाँ से सीधे अपने कमरे पर चली जाती है। फिर धीरे धीरे 1-2 दिन बीतता है इसी प्रकार से। साथियों, ये सुनीता को जब उसने अपने कमरे पर बुलाया था, ये 15 फरवरी 2016 की बात होती है। और फिर इस प्रकार से वो चौथे दिन, 5वें दिन, महीने में लगभग 15 से 16 बार बुलाता है। और फिर कभी दूसरे दिन, कभी रोज, इस तरह से वो सुनीता को अपने कमरे में बुला करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। और संबंध बनाने के बाद में सुनीता को पुनः समझा बुझा करके उसे दिलासा दे करके भेज देता था। इस प्रकार से समय बीतता है और फिर पूरा महीना जब निकल जाता है तब सुनीता कहती है, सर आपने बात की नहीं की। तब वो कहता है कि मैंने बात कर ली है, मुझसे जो बड़ा अधिकारी है, यहाँ के जो सीओ साहब हैं, उनके पास आपको जाना पड़ेगा। बस एक ही बात है कि जो तुमने मुझे खुश किया है, इसी प्रकार से तुम्हें उसको भी खुश करना। ये बात जब सुनीता सुनती है तो सुनीता नाराज हो जाती है, कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है क्या मैं इस टाइप की लड़की दिख रही हूँ? अरे आपने मुझे उस दिन नशे में करके मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लिए थे, तो फिर आपका ये क्रम बन गया, अब आप मुझे इधर उधर परोस रहे हैं। लेकिन नौकरी की बात जब उसके सामने आती है तो फिर वो मजबूर हो जाती है, वो सोचने लगती है कहीं नौकरी हाथ से चली गई तो दोबारा से नहीं मिलेगी, इसीलिए वो उसकी बात मान लेती है। तो कभी उस अधिकारी के बिस्तर को गर्म करती है, कभी किसी के साथ सोती है। इस प्रकार से उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ समय आ जाता है, वो समय आता है कि उसी महिला जो सुनीता होती है दरोगा, उसका सस्पेंशन जो लेटर होता है वो उसके घर पर, उसके रूम पर आ जाता है। अब जब उस लेटर को जब वो देखती है लगभग 2 महीने के बाद में, तब उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है, परेशान हो जाती है और वो तुरंत उस लेटर को लेकर के थाने में उसी एसओ के केबिन में पहुंच जाती है। और केबिन में जब पहुंचती है तब वो चिल्ला करके कहती है कि सर आपने जो कहा था वो मैंने किया था, लेकिन फिर भी मेरा ये सस्पेंशन लेटर मेरे रूम पर पहुंच गया है। क्या आपने मेरे साथ धोखा किया था, फ्रॉड किया था, आपने मुझे गुमराह किया था और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। आपने जिस अधिकारी के पास मुझे भेजा था, मैं उस अधिकारी के पास गई, लेकिन उसके बाद भी मेरा सस्पेंशन लेटर आ गया है। वो फिर भी चिल्लाने लगता है, कहता है मैं क्या करूँ इसमें, अधिकारियों की कोई मजबूरी रही होगी, किसी बात में तुम दोषी पाई गई होंगी, इस वजह से तुम्हारा सस्पेंशन लेटर आ गया। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद में वो सीधी वहाँ से चली जाती है और 2 दिन के बाद लौट करके आती है। तब वो कहती है कि तुमने मेरा मिसयूज किया है, मुझे गुमराह किया है, मैं तुम्हारी शिकायत में ऊपर अधिकारियों से जाकर के करूँगी, क्योंकि तुमने मेरा बहुत ज़्यादा मिसयूज किया है, मेरा शोषण किया है। ये बात जब वो वहाँ का एसएचओ कुशल सुनता है तो वो मैडम पर भड़क जाता है और कहता है कि ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, कि ज़्यादा बकवास करोगी तो मैं अपने साथ बदतमीजी करने के जुर्म में तुम्हें अंदर डाल दूंगा। अब वो उस महिला दरोगा को धमकी देने लगता है। महिला दरोगा परेशान हो जाती हैं
और वहाँ से सीधी चली जाती हैं कानपुर के लिए। कानपुर जब पहुँच जाती हैं और फिर उसके बाद वो फ़ोन करके बताती हैं, कहती हैं उसी एसओ कुशल से कहती हैं कि सर आपने मेरे साथ शोषण किया है, मैं प्रेग्नेंट रह गई हूँ क्योंकि मेरे पेट में दर्द हुआ था तो मैंने चेकअप कराया और चेकअप में मैं प्रेग्नेंट निकली हूँ, ये आप ही का बच्चा है और फिर मैं आपके ऊपर केस करने वाली हूँ। ये बात जब वो सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है कि अब क्या होगा, अब तो बचना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो मीठी मीठी बातें करने लगता है, कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा और फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन शादी तो मैं तुमसे कर लूँगा, लेकिन तुम्हारा जो पति है उस पति को तुम्हें तलाक देना पड़ेगा। वो मैडम इस बारे में कोई जवाब नहीं देती और फिर 1-2 दिन इसी प्रकार से बीत जाता है। फिर इधर जो एसओ होता है उसके दिमाग में खटकने लगता है कि ऐसा ना हो कि इसने ऊपर अधिकारियों से जाकर के शिकायत कर दी तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। उधर तो उसी दिन से उस मैडम का फ़ोन स्विच ऑफ होता है और स्विच ऑफ होने के बाद में 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद उसी थाने में उस सुनीता का जो पति होता है जिसका नाम अभय होता है वो आता है और जो एसओ होता है जिसका नाम कुशल था वो तो छुट्टी पे चला जाता है इसी टेंशन में और अपना चार्ज थाने का दूसरे के हाथ दे जाता है। वहाँ का जो इंचार्ज होता है उससे जाकर के उस सुनीता का पति अभय आकर के मिलता है और कहता है कि सर मेरी पत्नी सुनीता जो यहाँ पर दरोगा के पद पर तैनात थी वो इस समय 2 दिन से मेरा फ़ोन नहीं लग रहा है, वो है कहाँ, मुझे उनसे मिलना है। ये बात जब वहाँ के पुलिस वाले सुनते हैं तो वो बड़ी अजीब नज़रों से उन्हें देखने लगते हैं और कहते हैं कि आपकी पत्नी ने आपको नहीं बताया, आपकी पत्नी तो सस्पेंड हो चुकी हैं, लगभग 4-5 दिन हो चुके हैं उन्हें सस्पेंड हुए। तब वो कहता है कि नहीं उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था और फिर कई दिन हो गए मेरी उनसे बात भी नहीं हो पा रही है। तब वो कहते हैं कि आपकी मैडम तो यहाँ से कई दिन पहले जा चुकी हैं और यहाँ पर नहीं हैं। तब वो बड़ा परेशान हो जाता है कि अब मैं कहाँ ढूंढूं। तब इंचार्ज से कहता है कि सर आप मेरी मदद कीजिए। तब वो कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे, पहले एक एप्लीकेशन लिख करके लाओ, थाने में दो, हम रिपोर्ट लिखते हैं और उसके बाद तुम्हारी पत्नी की इंक्वायरी करते हैं। तुम्हारी पत्नी का नंबर जो है सर्वे लाइन पे डाल करके इंक्वायरी करेंगे कि आखिर वो कहाँ गई। ये बात जब वो सुनता है तो वो फिर तुरंत एप्लीकेशन बनवाता है और उसी इंचार्ज को दे देता है। फिर पुलिस इधर उधर इंक्वायरी करती है और इंक्वायरी करने के बाद उसे कोई भी सबूत जो होता है हाथ नहीं लगता। तब बार बार वो उस थाने के चक्कर काटता है। तब वहीं एक महिला कांस्टेबल होती है, वो कहती है कि भाई साहब आप सुनीता के पति हैं ना। तब वो कहता है कि हाँ मैं उनका पति हूँ और कई दिन से मेरी उनसे बात नहीं है, क्या आपका कोई संपर्क उनसे हुआ है। तब वो कहती है कि भाई साहब बताना मत ये बात, मैं आपको बहुत राज की बात बता रही हूँ। यहाँ के जो एसएचओ हैं अभय, उनका जो रवैया था वो आपकी पत्नी के प्रति अच्छा नहीं था। मैंने एक दिन देखा था कि तुम्हारी पत्नी और उस एसएचओ के बीच में काफ़ी झगड़ा हो रहा था, झड़प हो रही थी और वो कह रही कि तुमने मेरा मिसयूज किया है, मेरा शोषण किया है, मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगी, ऊपर अधिकारियों से जाकर के तुम्हारी शिकायत करूंगी। मुझे लगता है कि कहीं इसमें इस एसओ की कोई चाल ना हो। ये बात जब उसका पति सुनता है अभय तो उसका दिमाग सनक जाता है और वो उसी एसओ पर शक करने लगता है। तब वो उसी इंचार्ज से जाकर के कहता है कि सर यहाँ के जो एसएचओ हैं उनसे मेरी पत्नी का झगड़ा हुआ था, बस उसी दिन से ये मेरी पत्नी का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। ये बात जब वो वहाँ का इंचार्ज सुनता है तो वो उसे डांटता है, कहता है तू पागल हो गया है, तू हमारे ही थाने अध्यक्ष पर इल्ज़ाम लगा रहा है, चल जा यहाँ से। लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। फिर वो मीडिया में ये बात बताता है और ऊपर जाकर के आईजी डीआईजी के यहाँ पर एप्लीकेशन देता है। फिर वो वीडियो वायरल होती है जो वो अपने मुख से ये बात बताता है। फिर ज़्यादा ऊपर से प्रेस आता है, प्रेस आने के बाद उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाती है और रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस उसी महिला का, सुनीता का सर्वे लाइन पर नंबर डालती है। तब लोकेशन खंगाली जाती है। तब पता चलता है कि उस सुनीता का जो मोबाइल होता है वो कानपुर एक जगह पर स्विच ऑफ हुआ था नदी के किनारे। अब पुलिस लोकेशन डालती है, तब देखती है कि सुनीता के मोबाइल पर आखिरी जो कॉल गई थी वो मार्च के महीने में गई थी। मार्च के महीने में आखिरी कॉल 26 मार्च को जब कॉल जाती है, पुलिस इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन वो
जो कॉल गई थी वो एक पीसीओ का नंबर निकलता है। कानपुर में जाकर के पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो पीसीओ से तो किसी का नाम उजागर नहीं होता, क्योंकि वो तो पब्लिक बूथ होता है, वहाँ हजारों यात्री फोन करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन पुलिस के ऊपर जब ज़्यादा दबाव बनता है तब पुलिस उसी व्यक्ति को पकड़ करके लाती है, जो उस लखनऊ थाने का जो एसओ होता है कुशल, उसे पकड़ करके लाती है। फिर उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन वो काफ़ी देर तो पुलिस को गुमराह करता रहता है, क्योंकि वो खुद हथकंडे जानता था। लेकिन पुलिस के सामने वो भी ज़्यादा नहीं टिक पाता। फिर उससे पूछताछ की जाती है, बड़े बड़े आला अधिकारी आ जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन जब की जाती है तब वो बताता है कि हाँ, मैंने ही उस महिला को मार करके फेंका है। तब वो बताता है कि मैंने अपना नंबर पकड़ न जाए इस वजह से मैंने पीसीओ से उस मैडम को, सुनीता को फ़ोन करके कानपुर बुलाया था और कहा था कि तुम्हारी कुछ नौकरी की सिफारिश करनी है, कहीं जाना है, कुछ पैसे की व्यवस्था की है मैंने, किसी को देना है, इस वजह से तुम्हारी नौकरी बच जाएगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है तो इसका जो भरपाई है मैं करूँगा। अब वो सारी बात बताता है। तब आगे वो बताता है कि फिर वो मेरे फ़ोन के द्वारा मैडम एक मेरे बताए हुए जगह पर आ जाती हैं, मैं अपनी गाड़ी लेकर के जाता हूं और उसमें उन्हें बिठा करके नदी के किनारे ले जाता हूं और नदी के किनारे ले जा करके उन्हें वहीं उतार करके उनका गला दबा करके उनकी हत्या करके उसी नदी में मैं फेंक देता हूं। पुलिस ये सारी बात सुनती है, बयान उसके नोट करती है। तत्काल वहां से पुलिस फोर्स रवाना हो जाती है और उसी नदी के किनारे पहुंचती है तो वहां एक बहुत ही संदिग्ध हालत में, बुरी स्थिति में एक डेड बॉडी पड़ी होती है। उसकी शनाख्त जब करवाई जाती है तो उसका पति उसे पहचान लेता है कि ये हमारी ही पत्नी सुनीता है। अब उधर तो वो अपनी पत्नी को लेकर के चला जाता है। पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कई धाराओं में 307, 68 वगैरह जो अपहरण का होता है, 376 वगैरह में मुकदमा दायर करके उसे न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया जाता है और वो व्यक्ति अपनी पत्नी की डेड बॉडी लेकर के वहां से चला जाता है। तो साथियों, इस तरह से उस भ्रष्ट एसएचओ का पर्दाफाश पुलिस ने किया था और उसे सलाखों के पीछे उसकी पति ने पहुंचवाया था। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय क्या है? क्या उसके पति को पहले आ जाना चाहिए था? सुनीता ने उस एसएचओ के साथ सही किया या गलत किया? एसओ ने उसके साथ गलत किया? आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हमारा मकसद ये वीडियो दिखा करके, हमारा उद्देश्य ये वीडियो दिखा करके किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद समाज में हो रही ऐसी घटनाओं को आपके सामने लाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप किस जिले से और वीडियो हमारी देख रहे हैं, आप किस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो अपना नाम और अपना जिला, गांव लिख करके कमेंट जरूर करें, जिससे हम आने वाली वीडियो में आपका नाम ले सकें। मिलते हैं किसी इसी प्रकार की नेक्स्ट कहानी घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।